So hey everyone, welcome to Economically Yours. Hope everyone is doing great and safe as well. ठीक है, अगर ना कुछ काम हो तो प्लीज घरों के बाहर मत निकलिए. अगर आप सेफ रहेंगे तो आपकी फैमिली सेफ रहेगी. डोंट फॉरगेट. एंड चलिए हम लोग अब दूसरे अपने टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं. लास्ट टॉपिक हमने क्रेडिट क्रिएशन खत्म किया था अपने कमर्शियल बैंक का. तो भाई अब कमर्शियल बैंक को हमने खत्म कर दिया. अब हम शुरू करेंगे अपना ऑब्जेक्टिव का फिफ्थ सब टॉपिक, जिसको हम लोग ने पढ़ा था सेंट्रल बैंक. ये हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है. जो हमने ऑब्जेक्टिव पहले वीडियो में जब हमने बैंकिंग शुरू किया था उसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, मतलब सब हेडिंग्स बताए थे कि हमको इस चैप्टर में हमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है. तो ये आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक. आज आप देख रहे होंगे मैंने छोटा सा यहाँ पे सेंट्रल बैंक बनाया, लिखा है इसमें हे इट्स मी सेंट्रल बैंक या आरबीआई. कभी कभार हम भूल जाते हैं कि सेंट्रल बैंक की बात हो रही है कि आरबीआई की बात हो रही है. भैया वो दोनों ही सेम चीज है. बस फर्क इतना होता है कि जब हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं तो हम कहते हैं कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो नाम अलग हो जाता है. बट अगर हम आरबीआई बोलते हैं तो भाई आई आ रहा है तो हमारा इंडिया होगा, हमारा देश. आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सेंट्रल बैंक बहुत बड़ा नाम है, बहुत वेटेज है. सेंट्रल बाद में ही वजन है, वेट है. सेंट्रल, जब हम सेंट्रल बैंक की बात करते हैं ना तो बैंक्स नहीं आता उसमें, बैंक आता है. मैंने आपको पहले की वीडियोस में ही क्लियर किया था ये बात. बैंक्स नहीं, बैंक. कमर्शियल बैंक्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे बैंक्स होते हैं कमर्शियली, और सेंट्रल बैंक होता है क्योंकि वो सिर्फ एक होता है हर नेशन में. जैसे हमारे इंडिया में सिर्फ एक है, दैट इज आरबीआई, जो कि हम बोलते हैं हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इसे मैंने एक तो छोटा सा बनाया यहाँ पे. आई गेस मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, बट स्टिल. तो सेंट्रल बैंक में सबसे पहले हम वर्ड को समझते हैं कि हम इसको सेंट्रल बैंक क्यों बोलते हैं. इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक सेंट्रली होके काम करता है. मतलब एग्जांपल सबसे अच्छा अगर हम आपको दें तो हमारे पेरेंट्स, पूरे घर में सबसे बड़े हमारे पेरेंट्स हैं, और वही पेरेंट्स हमको सब कुछ सिखाते हैं, सारा हमको होल्ड करके रखते हैं और बताते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है. सेम तो हमारे पेरेंट्स जो है जनरली वो एक्ट करते हैं एज अ सेंट्रल बैंक या आरबीआई, और हम लोग भैया कमर्शियल बैंक ही हैं. तो एकदम उसी तरह सेंट्रल बैंक भी काम करता है. एक फादर, एक कहते हैं ना एक बड़ा इंसान जो सब कुछ, सारा मैकेनिज्म, सारा सिस्टम होल्ड करके रखता है. सेंट्रल बैंक इज अ वन जो कमर्शियल बैंक को होल्ड करके रखता है. वो जो भी बोलता है सेंट्रल बैंक, वो कमर्शियल बैंक्स को करना पड़ता है. जो भी रूल्स, रेगुलेशन, प्रोटोकॉल, प्रिंसिपल जो भी आरबीआई लगाता है वही कमर्शियल बैंक्स को करना पड़ता है. वो इफ एंड बट अगर करेगा तो कहेगा जाओ भैया अपना कमर्शियल बैंक का बैग लेके निकल जाओ यहाँ से, फिर वो आपको हटा देगा, अपने बैंकिंग सिस्टम से हटा देगा. सेंट्रल बैंक के पास इसीलिए इतनी अथॉरिटी होती है कि कोई उससे मेस नहीं करता. जो भी सेंट्रल बैंक बोलता है उसको वो काम करना पड़ता है. नो इफ एंड बट. तो चलिए पढ़ते हैं कुछ सेंट्रल बैंक के बारे में. एपिक्स या मेन बैंक बोलते हैं इसको. बैंक दैट कंट्रोल्स द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री. भैया जैसे हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी, ये पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को होल्ड करके रखता है. इसके बिना बोले कुछ भी चीजें ना आगे बढ़ती है ना पीछे होती है. इकोनॉमी में सारा फ्लक्चुएशन, स्पेशली मनी सप्लाई का जो भी मैकेनिज्म होता है, बढ़ाना है, घटाना है, आपका डिफरेंट जो वेरिएबल्स अभी आगे मैं बताऊंगी, थोड़ा छिपा के, ये सारी चीजें सेंट्रल बैंक करता है. सेंट्रल बैंक के अलावा कोई ऐसा बैंक नहीं जो अपने आप सारा काम कर ले और उसको पता ही नहीं चले. तो एक इंटायर बैंकिंग मैकेनिज्म पूरा का पूरा आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक, संभालता है. हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. सेकेंड पॉइंट, इट इज द सोल एजेंसी ऑफ द नोट इशूइंग इन द कंट्री. अब अभी तो मैं नोट नहीं लेके आई हूं. आप कभी नोट खोलना, उसमें देखना कि आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है. ऐसे तो हम कमर्शियल बैंक में बहुत सारे ऐसे मैनेजर और बड़े बड़े लोग हैं जिनका हम साइन करवा सकते हैं, नहीं, लेकिन सेंट्रल बैंक के पास ही एक अथॉरिटी होती है कि वो नोट को इशू करा सकता है. इशू का मतलब छपवा सकता है. कभी कभार आप सुनने होंगे न्यूज में कि जाली नोट छापा जा रहा है, इशू किया जा रहा है, तो वो इनलीगल नोट में आता है. डेफिनेटली, क्योंकि उसमें बैकअप नहीं होता गवर्नमेंट का, स्पेशली सेंट्रल बैंक का. जिस भी नोट में अगर बैकअप नहीं होता है सेंट्रल बैंक का, जो कि हमारा आरबीआई होता है, वो नोट आपकी नोट नहीं होती है, वो वैलिड ही नहीं होगी इकोनॉमी में. इसीलिए जो भी अथॉरिटी है स्पेशली इशूइंग ऑफ नोट्स की, वो सिर्फ आरबीआई करता है, दैट इज सेंट्रल बैंक.
क्वेश्चन में आता है कि किसके पास अथॉरिटी है नोट इशू करने की। ऑप्शन में कमर्शियल बैंक भी दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। बट कमर्शियल बैंक में आपको टिक नहीं करना है, आपको करना है सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक में कभी कभार आरबीआई भी दे देता है, तो आरबीआई कर देना, दैट्स मीन द सेम। फिर आपका थर्ड पॉइंट है, इन इंडिया आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे है वैसे इंग्लैंड में भी बैंक ऑफ इंग्लैंड बोला जाता है, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड भी बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं अमेरिका में भी फेडरल रिजर्व सिस्टम ऑपरेट्स एज अ सेंट्रल बैंक। मेरा ये पॉइंट का मतलब सिर्फ एक है कि हर नेशन में एक सेंट्रल बैंक मौजूद होता है, क्योंकि ये एक तरह का कोऑर्डिनेटर होता है। जैसे देखे होंगे ना, हमारे क्लास का मॉनिटर एक होता है, भाई पूरे क्लास को तो टीचर नहीं बना देती है, एक इंसान जो मॉनिटर होता है मॉनिटरिंग करता है पूरे बच्चों को, बताता है कि शिकायतें करता है टीचर से कि ये इसने ये किया, ये इसने ये किया। वैसे ही सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक हर चीज का कोऑर्डिनेशन बैंकिंग से रिलेटेड देखता है कि ये बैंक स्पेशली कमर्शियल बैंक ये कर रहा है, उसका कितना प्रॉफिट है, उसने कितना सीआरआर रखा है, उसका कितना एसएलआर है, ये डिफरेंट चीज है, मैं आगे बताऊंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद ये रखनी है कि सेंट्रल बैंक कौन है हमारा इंडिया का, दैट इज आरबीआई। कभी अगर सेंट्रल बैंक कोई पूछे चाहे आरबीआई पूछे, दैट मीन द सेम, बस हर नेशन का अलग अलग होता है। जैसे इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड बोल सकते हैं, या तो अमेरिका का, इसका थोड़ा नाम बड़ा है, फेडरल रिजर्व सिस्टम, वहां पे रिजर्व बैंक को रिजर्व बैंक नहीं बोलते हैं, वहां पे फेडरल रिजर्व सिस्टम बोलते हैं। कभी अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि फेडरल रिजर्व सिस्टम, जैसे ऑब्जेक्टिव में कॉम्पिटिटिव में कि फेडरल रिजर्व सिस्टम बताइए कहां पे है, तो वो भैया अमेरिका की बात कर रहा है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की बात कर रहा है, सिंपल। अब आगे आइए और पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में। तो फंक्शंस के पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। आई नो मैं ये चीजें थोड़ा एडिशनल में बताऊंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप टॉपिक के साथ ही उसको जानते जाओ, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन उसी से रिलेटेड है, तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप अपने आंसर्स में ऐड करोगे ना, तो बाय गॉड आपको फुल मार्क्स, और इवन जो चेक करने वाला होगा वो आपके जो इन्फॉर्मेशन जो आप रख रहे हो स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, वो समझ जाएगा कि आपको वो आता है हद से ज्यादा। तो जो हिस्ट्री और बैकग्राउंड है ना सेंट्रल बैंक की, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ। बाकी एडिशनल में मैं और सारी जितनी भी रिसेंट चेंजेस, डेवलपमेंट, जितनी भी चीजें हुई है उससे रिलेटेड योजना बैंकिंग से, वो सारी चीज मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री पहले देख लेते हैं। हिस्ट्री या बैकग्राउंड ऑफ सेंट्रल बैंक। पहली बार अगर बोला जाए तो पहला सेंट्रल बैंक जो है स्टैब्लिश्ड, ये वर्ड को प्लीज ध्यान रखिएगा, स्टैब्लिश्ड इन 1668 इन स्वीडन। पहला बैंक सेंट्रल बैंक, अगर बोलो सेंट्रल बैंक मतलब कि एपेक्स बैंक, मतलब कि यहाँ पे जैसे आरबीआई है वैसे उनका भी रिजर्व बैंक होगा। सबसे पहले अगर पूरी दुनिया में बोला जाए तो 1668 में स्वीडन में रिजर्व बैंक सेटल्ड हुआ था, मतलब सेटल्ड ही मतलब स्टैब्लिश्ड हुआ था। अब मैं थोड़ा सा दूसरा वर्ड यूज करूंगी कि 1694 में इफेक्टिव सेंट्रल बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज बैंक ऑफ इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में, स्वीडन में तो स्टैब्लिश्ड हुआ था, इंग्लैंड में इफेक्टिव आया कब? 1694। गाइस लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड स्टैब्लिश्ड। स्टैब्लिश्ड एंड इफेक्टिव का मतलब हम लोग जनरली कई बार बच्चे लिख देते हैं कि सेम होता है, नहीं, अलग होता है। जब हम वर्ड स्टैब्लिश्ड बोल रहे हैं तो वो सिर्फ स्थापना करना होता है, मतलब रखना होता है, और इफेक्टिव का मतलब होता है कि उसका वर्किंग। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। इफेक्टिव और आपका स्टैब्लिश्ड, जैसे सपोज आप एक उद्योगपति हो, बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, आपने एक मशीन खरीदी अपने प्रोडक्शन के लिए, जो भी आप रिस्पेक्टली कर रहे हो, जिससे भी रिलेटेड प्रोडक्शन आप कर रहे हो, वो मशीन जाके आप अपने फैक्ट्री में रखवा दिए, तो दैट मीन्स कि आपकी मशीन स्टैब्लिश्ड हो गई, वहां पे रख गई। मशीन सिर्फ रखी है, अभी काम नहीं करना उसने शुरू किया, अभी प्रोडक्शन करना उसने शुरू नहीं किया, स्टैब्लिश हो गई। आप ये बोलोगे ना कि भैया मैंने मशीन को इंस्टॉल करवा दिया है, लेकिन अभी भी वो वर्किंग में नहीं आई है, लेकिन जब वो प्रोडक्शन करना शुरू करेगी तो तब आप बोलोगे वो इफेक्टिव हो गई है। दैट मीन्स द प्रोसेस जो काम करना शुरू करता है, वर्किंग करना शुरू करता है, वो इफेक्टिव होता है। स्वीडन में 1668 में ये सिर्फ स्टैब्लिश हो गया था सेंट्रल बैंक, लेकिन चलना
या बोल सकते हैं उसका मैकेनिज्म, प्रोसेस स्टार्ट हो गया था इंग्लैंड में 1694। अब आप सोचोगे मैं ये दोनों चीज क्यों बता रही हूँ, जस्ट बिकॉज ये आपकी बुक में दी है इसलिए नहीं, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना जरूरी होता है कि सेंट्रल बैंक जो कॉन्सेप्ट है वो उठ के कहां से आया। इसलिए आपको ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे स्पेशली टेकअप किया है कि आपको पता होना चाहिए कि 60s या 16th सेंचुरी भी बोल रहे हैं ना, 60s में आपका सेंट्रल बैंक का कॉन्सेप्ट आया कहां से, स्वीडन से, लेकिन वो सिर्फ स्टैब्लिशमेंट के पॉइंट से आया और इफेक्टिव के पॉइंट से आया आपके इंग्लैंड से। तो इफेक्टिव की बात अगर आए तो बैंक ऑफ इंग्लैंड, एस्टैब्लिश की बात आए तो स्वीडन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे आरबीआई या सेंट्रल बैंक बोल सकते हैं, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है याद भी करना और समझना भी, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आरबीआई या रिजर्व बैंक, या किसी को बताओ या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर ये पूछा जाए तो ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड अगर आप बोलो तो बैंक एक हिस्ट्री होती है। जब तक आप बैंक की हिस्ट्री नहीं समझोगे ना कि वो बैंक कहां से आया, वो बैंक का उसका बैकग्राउंड क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था, तो भाई बैंकिंग छोड़ दो आप, क्योंकि बैंकिंग चाहे आप कॉमर्स से पढ़ो चाहे आप आर्ट से पढ़ो, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आरबीआई सबसे पहला स्टैब्लिश्ड हुआ था, देखो वर्ड आ गया, स्टैब्लिश हुआ था April 1, 1935 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ऐसा ही होता है, जब कोई एक्ट आता है ना, एक्ट के बाद ही उसको स्टैब्लिश कर देते हैं। तो 34 में इसका एक्ट आया और 35 में इसको स्टैब्लिश कर दिया गया। हमारे इंडिया की जब बात आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बैंकिंग से कि आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था, कभी कभार तो डेट भी पूछ लेता है। तो 1 अप्रैल को, जब हम लोग अप्रैल फूल मनाते हैं ना, वैसे याद कर लो, अप्रैल फूल जिस दिन मनाते हैं दैट इज April 1, 1935। और कभी अगर एक्ट भी पूछ ले तो बस 1 साल घटा दो 34 में, 1934। 19 तो आई डोंट थिंक कि आप भूलते होंगे, 19 तो कॉमन है, 18, 17, 16 थोड़ा सा टफ होता है याद करने में। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे आरबीआई या सेंट्रल बैंक के बारे में कि सेंट्रल ऑफिस जब ये स्टैब्लिश हुआ था तो इनिशियली इसका ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस रखा गया था कोलकाता में। इसका भी बैकग्राउंड है कि जो बैंक्स ऑफ प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे, ये 3 थी, ये मैं आपको एडिशनल में क्लियर करूंगी। कोलकाता वाज द फर्स्ट जहां पे आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस रखा गया था, क्योंकि वहां का जो वातावरण था, एनवायरमेंट था, वो बहुत ही लिटरेट माना जाता था। वहां पे लोग जो काम वर्किंग फील्ड में थे वो काफी ज्यादा तेज थे, मैं कह सकती हूँ, बैंकिंग सेक्टर में। इसलिए कोलकाता को सबसे पहला सेंट्रल ऑफिस चुना गया था, जहां तक मैंने पढ़ा था। और उसके बाद ये परमानेंट शिफ्ट हो गया कोलकाता से मुंबई में, क्योंकि अब मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है हमारे पूरे इंडिया का। तो अब मुंबई में परमानेंट सेटल्ड हो गया, कब, 1935 में। तो 34 में इसका एक्ट आया, 35 में ये एस्टैब्लिश हो गया क्या, आरबीआई। उसके बाद 37 में ये मुंबई में परमानेंट सेटल्ड हो गया। तो आज भी अगर हम सेंट्रल ऑफिस बोले सबसे पहले तो नाम आएगा मुंबई का, मुंबई। तो ये था हिस्ट्री और बैकग्राउंड आरबीआई का। ये था सिर्फ मेरा बताने का आपको कि आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है और उसका हिस्ट्री और बैकग्राउंड क्या है। अब चलिए पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक। सॉरी कमर्शियल बोल दिया, सॉरी वो सी थोड़ा सा ना सेम है ना, तो इस वजह से मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, सॉरी। सेंट्रल बैंक जो कि हमारा आरबीआई है, प्लीज उसको मत लेना। पहला फंक्शन है इशूइंग ऑफ नोट्स। बार बार मैं सेंट्रल बैंक को बोल रही हूँ कि उन्हीं के पास अथॉरिटी होती है कि वो सिर्फ नोट इशू कर सकती हैं। कभी भी आए कि इशू कौन करता है नोट आपके क्वेश्चन में, तो वो सिर्फ सेंट्रल बैंक्स होंगी, कमर्शियल बैंक्स नहीं होंगी। फिर से सेंट्रल बैंक दैट मीन्स हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनके अलावा किसी भी और बैंक्स को अथॉरिटी नहीं है, कोई भी ऐसी मॉनिटरी बॉडी को अथॉरिटी नहीं है कि वो नोट्स को इशू करवाए। इशू का मतलब छपवाना होता है। तो सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी है सेंट्रल बैंक्स को, ठीक है, बैंक को, सॉरी। पहला हो गया। सेकेंड, एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। फिर से एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, मैंने मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने ये ऊपर लिख दिया। हाँ, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट की तरह करता है। जब भी
इकोनॉमी में, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कोई फ्लक्चुएशन आता है या कुछ ऐसा चेंजेस आता है पैसे से रिलेटेड, तो आरबीआई जो होता है, जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है, वो एक तरह का एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह एक्ट करता है गवर्नमेंट के लिए। जैसे हमारे एडवाइजर होता है ना कि हमको एडवाइस करते रहता है, जैसे हमारे दोस्त लोग होते हैं हमको एडवाइस करते रहते हैं, तो हम स्टडी से स्टडी एडवाइस देते रहते हैं। बट सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं होता। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को बहुत अच्छी एडवाइस देता है रिलेटेड टू जो भी पैसे रिलेटेड, जो भी आपकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रही है उसको कैसे कंट्रोल करें, क्या करें। तो एक तरह का वो एक एजेंट होता है या फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह एक्ट करता है। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। हमारी गवर्नमेंट के लिए आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब एक एडवाइजर की तरह एक्ट करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है बैंकर्स बैंक। ऑब्वियसली यार, मतलब हर चीज देखता है, हर चीज कोऑर्डिनेट करता है, हर चीज का सुपीरियरिटी वो सब कुछ कंट्रोल करता है इकोनॉमी में, सारे बैंकिंग मैकेनिज्म वो कंट्रोल करता है। तो बैंकर्स बैंक होगा ना, ऑब्वियसली बात है। सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक्स का सबसे बड़ा एक वो कोऑर्डिनेटर पार्ट क्या है? सेंट्रल बैंक। मतलब कि सेंट्रल बैंक से नीचे आओगे तब कमर्शियल मिलेगा। कमर्शियल में सारी चीजों का लेन देन कैसे करना है, सारा फंक्शन सब कुछ कौन इंस्ट्रक्ट करता है? आपका सेंट्रल बैंक करता है। दैट्स व्हाई आपका सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक, लाइक कमर्शियल बैंक्स के लिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, सुपरविजन ऑफ द बैंक्स। जितना भी सुपरविजन, जितना भी देख रेख, सारी चीज, कौन बैंक ये कर रहा है, कौन बैंक वो कर रहा है, वो सीआरआर मान रहा है कि नहीं, वो एसएलआर कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज का सुपरविजन कौन करता है? सेंट्रल बैंक। किसके लिए? कमर्शियल बैंक्स के लिए, ताकि इकोनॉमी में कोई भी ऐसे पैसे को लेके फ्लक्चुएशन ना हो और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे। सुपरविजन एक्ट्स एज अ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर आपको पता ही होगा कौन होता है? सुपरवाइजर। फिफ्थ इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये इसमें तो भैया बच्चे जो भूलते हैं कि पूछो मत। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा देती हूँ आपको। जैसे कि आपके पास पैसे जब कम पड़ जाते हैं, आप अभी अनएम्प्लॉयड हो सपोज, और आपके पास पैसे कम पड़ जाते हैं, तो आप क्या करते हो? ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स से जाके मांगते हो, तो आपके पास कोई माध्यम नहीं बचता। तो वैसे कमर्शियल बैंक्स जब उनको लगता है वो बैंकरप्ट हो जाते हैं या सॉल्वेंसी में आ जाते हैं, या उनको लगता है कि अब वो फिर से नहीं अपने आप को स्टेबलाइज कर पाएंगे इकोनॉमी में, तो वो किसकी हेल्प लेते हैं? सेंट्रल बैंक की, दैट इज आरबीआई की, क्योंकि वही एक लास्ट माध्यम बचता है लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे। दैट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। वो लेंड करता है, वो उसको हेल्प करता है। कौन? आरबीआई या सेंट्रल बैंक हेल्प करता है कमर्शियल बैंक्स को। तो ऑब्वियसली बात है, सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। किसके रिस्पेक्ट में? कमर्शियल बैंक्स के रिस्पेक्ट में। सिक्स पॉइंट है कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अब भाई रिजर्व बैंक है तो वो रिजर्व ही करेगा, और रिजर्व वो क्या करेगा? आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन करेंसी, डिफरेंट मतलब कि जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होता है, जब मैकेनिज्म प्रोसेस होता है, वो आरबीआई देखता है आपका। आरबीआई, क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, बीओपी की मैनेजेबिलिटी सिर्फ आरबीआई देखता है। इसलिए क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन और गुड्स का एक्सचेंज, वो मैं आगे और अच्छे से पढ़ाऊंगी बीओपी चैप्टर में आपको। तो वो आरबीआई ही पूरा मैकेनिज्म देखता है। जितनी भी करेंसीज लेनी देनी है, फॉरेन करेंसीज लेनी देनी है, वो सारा का सारा कौन देखता है? हमारा आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक देखता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कस्टोडियन, लाइक कस्टडी में रखता है, फॉरेन एक्सचेंज को कस्टडी में रखता है, कि मेक श्योर कि अगर आगे चल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो तो वो अपनी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी से हेल्प कर पाए। ठीक है, इकोनॉमी को। सेवेंथ इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ये तो भैया मतलब इसमें तो मैं भी अटकती थी, मैं क्या आपको बताऊं। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब है कि जब कमर्शियल बैंक्स में कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन का, कैश ट्रांजेक्शन या किसी भी चीज से रिलेटेड, इससे मतलब इसी चीज से रिलेटेड अगर कुछ ऐसा ओमिट होता है, कुछ ऐसा अकाउंट्स में प्रॉब्लम होती है, ऑडिटिंग में प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, और कमर्शियल बैंक्स को लगता है यार अब क्या किया जाए, अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब किससे हेल्प मांगी जाए, तो सेंट्रल बैंक या आरबीआई ही हेल्प करता है, उनको कंपनसेट कर देता है। मतलब कि अगर कमर्शियल बैंक में कोई ऐसा किसी भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, पैसे नहीं जाने वाले थे, नहीं गए, कुछ ऐसा हो गया, तो आपका सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई, वो हेल्प करता है
कमर्शियल बैंक को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे पैसे को कॉम्पेंसेट करूंगा, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो डिफरेंट चीज से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये आपका क्लियरिंग हाउस, मतलब वो क्लियर कर देता है हाउस फंक्शन, मतलब वो सारी चीजें क्लियर कर देता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो तुरंत कमर्शियल बैंक्स को हेल्प कर देता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हेल्प के लिए आ गया हूं। फिर लास्ट है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। अब भाई सोचो, जब वो दुनिया भर का फॉरेन एक्सचेंज रख रहा है तो अपना रिजर्व कौन नहीं रखेगा? ऑब्वियसली जितना भी कैश रिजर्व अपना है, इंडियन रुपी है, तो वो कैश के तौर पे रिजर्व तो रखेगा ही, तभी तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं भाई। अगर वो नहीं रखेगा तो ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमी में जितनी भी मनी सप्लाई है, मनी डिमांड है, कैसे दोनों इक्विलिब्रियम पे आएंगी? आपको तो इतना मैकेनिज्म पता है ना कि पैसे की डिमांड और पैसे की सप्लाई इक्वल होनी चाहिए, और पैसे की सप्लाई सिर्फ गवर्नमेंट और आरबीआई करते हैं, और डिमांड के लिए तो भैया हम बैठे ही हैं करने के लिए। तो ये सारे फंक्शंस है हमारे सेंट्रल बैंक के। और अगर आपको इनमें से कोई भी फंक्शन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो, यू कैन कमेंट। तो मैं आगे अगर कोई ऐसा एडिशनल में अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं बता सकती हूँ आपको, बाकी एडिशनल में तो बहुत मैटर है आपको बताने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज थम्स अप ऐसे कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और इफ यू लाइक माय चैनल एंड वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं कोई भी वीडियो अगर पोस्ट करूँ तो आप तक टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चले, भले ही वो कॉम्पिटेटिव के लिए हो, भले वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हो, भले वो आपके बोर्ड्स एग्जाम्स रिलेटेड हो। तो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।